मुझे अभाव में जीने दो, दुख दर्द बीमारी और गरीबी के प्याले को पीने दो, मुझे अभाव में जीने दो। रोटी के लाले पड़ने दो, दर दर की ठोकरें खाने दो, मन का अभिमान मिटाने दो। जिनको सभी दुनिया जानती है उनकी कहानियाँ वो प्रकाशित करने की प्राथमिकता रखते हैं। हम जो नए रचनाकार हैं, हम लोगों की कहानियाँ वो प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं, और वहाँ पे हम लोग भेजते हैं तो उसका कोई जवाब भी नहीं आता है कि अगर हमने प्रकाशित नहीं किया तो क्यों नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस से एक कदम प्रतिभाओं की खोज। और आज मैं अपने धन्नों के साथ पहुंच चुका हूं नौनहरा में, जहां एक बहुत ही प्यारा स्थल जो गाजीपुर का बहुत प्रसिद्ध माना जाता है तालाब नौनहरा का, वहां पे हम लोग आए थे, आराम कर रहे थे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो अपने पहचान को दबा कर रखे हैं, मतलब ये नहीं कि दबाने की कोशिश किए हैं, मतलब ये है कि इंसान तो आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर सक्सेस पाने की तलाश में कहीं न कहीं असफलता को चूज कर लेते हैं। मगर क्या है, उनकी चाहत नहीं है असफल होना, उनकी चाहत है कि मुझे आगे बढ़ना है, मगर उनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दबा करके रखे हुए अपनी ज़िंदगी में। आइए हम उनसे रूबरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। अपना परिचय मैं थोड़ा सा दर्शकों को दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के सक्करपुर गांव सभा का निवासी हूं। मेरा नाम इंद्र प्रताप यादव उर्फ मनीष यादव है। और जैसा कि आपने मुझे खोजते हुए आया है, मेरी प्रतिभा बचपन से रही है। मैं बचपन से ही कहानी लिखने का शौकीन था और एक लंबी संग्रह मैं बना चुका हूं कहानियों का, कविताओं का, और वो सब लाया हूँ और आपको दिखाऊंगा। वाह! इन्होंने अपने हाथों से, अपनी कलम से बयां करते हुए कापियों पे वो दर्शाने की कोशिश की है कहानी के माध्यम से। बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, उन्हें कहानी लिखने का बहुत शौक है। तो मनीष जी, ये बताइए आप कि जैसे कि हमारी बातचीत हो रही है, तो ये दर्शक कहना जाना चाहते हैं कि किस प्रकार की कहानियाँ पहले आपने? दरअसल मैं गांव समाज से जुड़ा हुआ हूं और वहीं से ही, गांव से ही कोई पात्र उठाता हूं, कोई घटना उठाता हूं और उस पात्र को, घटना को अपने नज़रिए से पहले देखता हूं और उसको एक कहानी के रूप में पिरोता हूं और उसी को कलमबद्ध कर देता हूं। मतलब कि अपने माध्यम से सोचते हैं, सोचने के बाद कहानी लिखते हैं और उसको अपने डायरी पर लिख डालते हैं अपनी चीज़ें। बात तो रही कहानी की, ये तो कहानी लिखते हैं आप। कोई कहानी के नाम, टाइटल याद है जो आपने कहानी लिखी हुई है आज तक? अभी हाल ही में मैंने एक कहानी लिखा था, आशीर्वाद जी। और उसमें अपने ही, मैं उस कहानी का मैं खुद पात्र भी हूँ। उसमें मैंने ये दिखाया था कि बचपन में जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो पगडंडियों का रास्ता होता था, खेतों के बीच से होते हुए जाना होता था। वहाँ पे एक हमने मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों का जो दिमाग परिवर्तित होता है उसको मैंने दिखाने की कोशिश किया है। वहाँ पर एक गणित के बहुत ही सख्त टीचर थे जी। और कुछ पहाड़े होते हैं जो बचपन में याद कराए जाते हैं, उसी को याद कराना था उनको, और यही हम लोगों के लिए एक मुश्किल था। उसी पर आपने कहानी लिख डाली जी। आशीर्वाद की कहानी आपको अगर चाहेंगे तो मैं इनसे बात करूँगा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें ऐसी कहानियाँ हैं, कहानी अगर हम बात करेंगे तो कहानी को तो सुन नहीं सकते साथ में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये बताइए कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया हुआ है? सर, मैं गाजीपुर जनपद से ही ग्रेजुएशन किया, पीजी कॉलेज से, वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और सत्यदेव डिग्री कॉलेज से जो गाजीपुर जनपद में ही है, वहाँ से मैंने बीएड क्लियर कर लिया है। और अब मेरी इच्छा है कि मैं नौकरी पाऊँ और अध्यापक की नौकरी पाऊँ। इसके बाद जो साहित्य की सेवा है वो निरंतर मैं करता रहूँगा। चाहे थे आपको कि मैं नौकरी करूं, अध्यापक चाहते हैं कि अध्यापक बनूं, लेकिन आप जो है कि मेहनत करते हैं साहित्य लेखन में, किताबें लिखते हैं। मैं सुना हूं कि आपकी कुछ ऐसी कविताएं हैं जो प्रकाशित भी हुई हैं कहीं पर। जी सर, मैं कुछ कविताएं प्रकाशित हुई हैं जी। और इस वजह से प्रकाशित हुई हैं कि वो छोटी हैं, उसको प्रकाशित किया जा सकता है।
ये युवा दर्द पत्रिका है जी। जो गाजीपुर से ही छपती है। पीजी कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर राम नारायण तिवारी सर, हम लोगों के भी गुरु हैं, और उन्हीं के सानिध्य में एक पत्रिका छपती है युवा दर्द। जी। मैं कुछ पत्रिकाओं को लाया हूँ, हालांकि वहाँ पे तो मेरी बहुत छपी है, मैं इस पत्रिका का स्थायी सदस्य भी हूँ, लेकिन लगभग 2-3 पत्रिकाएं आपको लाया हूँ। एक ये लेख है दहेज का दर्द नाम से मेरी प्रकाशित हुई है, दहेज का दर्द, और एक घोंसला कविता है, घोंसला, और ये है मुझे अभाव में जीने दो कविता। दो कविताएं हैं और एक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये दहेज का दर्द एक कहानी है इन्होंने लिखी हुई है जी सर, और एक घोंसला नाम की कविता लिखी हुई है इन्होंने, और साथ ही युवा दर्द में जो कविताएं छपती है इन्होंने बताया कि मैं इसका अस्थाई सदस्य भी अस्थाई सदस्य हूँ सर। लेकिन इसमें एक कविता छपी हुई है मुझे अभाव में जीने दो। जी सर। इंद्र प्रताप यादव मनीष पीजी कॉलेज गाजीपुर के रहने वाले हैं ये। मैं इनके थोड़ा सा इनके मुख से हम सुनना चाहेंगे कि मुझे अभाव में जीने दो, इस किस प्रकार से आपने इसको बयां किया हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ करके हमारे दोस्तों को सुनाएं। कविता है और इसमें ये मैं बयां करने की कोशिश किया हूँ कि जो अभाव हैं लगभग सभी के पास अभाव होते हैं, सभी लोग अभाव में ही जीते हैं जी। पूरी तरह से पूर्ण कोई नहीं है। जी सही बात कहा। जीवन का यही सत्य है कि मनुष्य अभाव में ही जीता है और अभाव में ही मर जाता है, चाहे वो जितने भी ऊपर रहे और या नीचे रहे। तो उसको मैंने लिखने की कोशिश किया है कि मुझे अभाव में जीने दो, दुख दर्द बीमारी और गरीबी के प्याले को पीने दो, मुझे अभाव में जीने दो। रोटी के लाले पड़ने दो, दर दर की ठोकरें खाने दो, मन का अभिमान मिटाने दो, अब दुख ही दुख बस आने दो, 4 दिनों की ज़िंदगी में फकीरी का मज़ा भी तो लेने दो, मुझे अभाव में जी लेने दो, मुझे अभाव में जी लेने दो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जिंदगी में हर किसी न किसी के पास कुछ न कुछ अभाव होते हैं, चाहे पैसे के अभाव हो, चाहे उसके घर का अभाव हो, और चाहे उसके पढ़ाई लिखाई में अभाव हो। अक्सर तो आज की डेट में यह देखा जाता है तो उसके माँ बाप का भी अभाव होता है। हाँ, हर तरह से अभाव पैसे रुपये का ही नहीं होता है, माँ बाप का, समाज में एक प्रतिष्ठा का, उसका भी अभाव होता है। और उस हिसाब से मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति, हर सदस्य किसी न किसी चीज़ के अभाव से ग्रसित है, और उसी अभाव के साथ ही वो जीता है और उसी अभाव के साथ ही मर जाता है। मनुष्य कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता है, और उसी को बेस बना करके मैंने इस कविता को लिखा। दोस्तों आपको बता दूं, अगर ये पत्रिका है युवा दर्द की पत्रिका के अस्थाई सदस्य भी अगर आपको कभी भी अगर मिले तो कोशिश करें मनीष यादव की कविताएं पढ़ने की, और भी इनसे जानेंगे कुछ चीज़ें, और भी इनकी कविताएं हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। युवराज प्रकाशन है, वहाँ मेरी कुछ इसके संपादक हैं अर्पित अनाम जी, ये हरियाणा से प्रकाशित होती है, और पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मेरी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई थी। ये साझा काव्य संग्रह है, ये साझा और काव्य संग्रह है। इसमें एक कविता मेरी छपी थी उदासी की रात जी। और इसमें कम से कम 7-8 कविताएं छपी हैं। जब लगभग 4-5 पेज हमको मिला था, उसमें मैंने 7-8 कविताएं अपनी छपवाई थी, और उसका नाम है, इस किताब का नाम है शब्द शब्द महक। शब्द शब्द महक किताब का नाम है, जिसमें कुछ कविताएं इनकी छपी हुई है जी, और ये है अन कहे एहसास, ये भी इनकी एक किताब है, जिसमें भी इनकी पत्रिका छपी हुई है। लेकिन इस पत्रिका में एक अंदर की एक चीज़ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उदासी की रात, अच्छा ये बताइए कि उदासी की रात कब और कैसे लिख डाला इस किताब पर? ये सर मैं ग्रेजुएशन में था, BA पीजी कॉलेज से कर रहा था, तो वो लगभग ऐसा दौर होता है कि सबके साथ गुजरता है। एक दिमाग में द्वंद्व चलता है कि हमारे साथ भगवान नाइंसाफ़ी किए हैं या हमको बहुत अभाव में रखे हैं, हर एक चीज़ से मैं पूर्ण नहीं हूँ, और वो कुछ सोचता है कि हमको इस तरह से अगर मिला होता लाइफ स्टाइल या इस प्रकार का हमको माहौल मिला होता तो मैं कुछ और अलग कर पाता। इसी प्रकार को मैंने बनाकर, जैसे आप देखे होंगे कि गरीब के बच्चे अपने ज़िंदगी में जब कुछ अभाव रहता है उनके पास, तो रात में ठिठुर कर अपनी रात्रि पूरा करते हैं। तो उसी में लिखा हुआ, मैं खुद पढ़ना चाहूँगा इनकी किताब को, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उदासी की रात, बीते हुए ज़माने की बीती बात है, दिन थे वो खुशी के अब उदासी की रात है, फूल तो फूल हैं ये महलों के रहने वाले, दर्द दुख और गमों को ना सहने वाले, छोड़े हुए गुलशन में कांटों का साथ है, दिन थे वही खुशी के उदासी की रात है।
दोस्तों ये कविता मिलेंगी आपको मनीष यादव की। मनीष यादव की ये सारी कविताएं। अच्छा मनीष जी बताइए, सिर्फ आपने कविता लिखने का ही काम किया है या कहीं भी आपको पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया, ऐसा? कविता जब मैं लिखा था और प्रकाशित होने लगी थी, उसी के साथ मैं जब इलाहाबाद में कुछ एक बार मौका मिला, मंच मिले कविताओं को पढ़ने की, तो पहली बार हमको विश्व स्नेह समाज के तरफ से मंच मिला था और वहाँ पर मैंने एक कविता पाठ किया था, जहाँ से हमको एक सांत्वना पुरस्कार भी मिला था। और दूसरी बार इलाहाबाद में ही गुफ्तगू, जिसके अध्यक्ष हमारे गाजीपुर के ही इम्तियाज़ अहमद गाजी साहब हैं, उनके माध्यम से हमको दूसरी बार इलाहाबाद में ही कविता पाठ करने का मौका मिला था। वो काव्य प्रतियोगिता थी, वहाँ पे हमको सांत्वना पुरस्कार मिला था और लगभग 1000 रुपये की किताब जो है किताब मिली थी, वो भेंट स्वरूप मिली थी हमको। दोस्तों मैं इनके सर्टिफिकेट को मैं दिखाना चाहूँगा। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किए हुए हैं ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में। यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये जो संतोष कुमार सिंह यादव थे, गाजीपुर के बसपा से प्रत्याशी थे, उस समय जिस समय वे चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने एक भाईचारा समिति नाम का ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन कराया था गाजीपुर में ही। और वो जो नवोदित रचनाकार थे, उन लोगों को खोज करके सम्मानित करने की कोशिश किया था। एक छोटा सा प्रयास था उनका, जिसमें से मेरा भी नाम सुझाया गया था और मैं भी संयोग से वहाँ पर पहुँचा था, मुझे भी सम्मान मिला गया था। तो ये उसी का प्रशस्ति पत्र है। प्रशस्ति पत्र है जी। ये जो इम्तियाज़ अहमद साहब की थी गुफ्तगू है, वहाँ पे हमको मौका मिला था कविता पढ़ने का जी। और ये कुछ सेमिनार हैं, जिसको सेमिनार के ये कुछ सेमिनार के ये सर्टिफिकेट है। दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख रहे हैं, ये वो किताबें हैं जिनके माध्यम से अपने आप को हमेशा प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ रचनाएं ही हैं इनकी, जो कविताएं हैं। और ये कुछ आपको काफ़ी दिख रही होंगी, इसमें कहानियाँ लिखे हैं। इस इंसान को सब कुछ मिला। सब कुछ क्या मिला? प्रशस्ति पत्र मिले, सांत्वना पुरस्कार मिला, लेकिन और इनको ज़रूरत क्या है? इन्होंने कहा है कि मैं हिंदी लेखक हूँ, जो मैं कहानियाँ लिखता हूँ। आइए हम कहानियों के बारे में बात करूँगा कि कहानियाँ भी क्यों इनकी नहीं छपी है, क्योंकि कविताएं तो छप गई, कहानी क्यों नहीं छपी? क्या राज है कहानियाँ ना छपने का? आइए हमसे बात करते हैं। दोस्तों ये रही कहानियों की डायरी, जिसमें अभी सिर्फ लिखी गई है। आप दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं शायद लिखा हुआ है अभी। और जी इनके बारे में बताएं आप। ये जो कहानियाँ हैं, ये इसका जो स्वरूप है वो काफ़ी लंबा होता है। अगर किसी पत्रिका में छपे तो 3 या 4 पेज की एक कहानी होगी। तो पत्रिका वाले इस बात से घबराते हैं कि अगर इनकी मैं कहानी प्रकाशित करता हूँ तो 3 या 4 पेज तो ये इनको अकेले ही देना पड़ेगा। इस वजह से कहानी मेरी पत्रिकाओं में नहीं प्रकाशित हो पाती है। या कोई ऐसी पत्रिका है जो सिर्फ कहानियों को ही प्रकाशित करती है, तो वो पत्रिका के लोग जो प्रोफेसर हैं या लेखक या कहानीकार बड़े हो गए हैं, जिनको सभी दुनिया जानती है, उनकी कहानियाँ वो प्रकाशित करने की प्राथमिकता रखते हैं। हम जो नए रचनाकार हैं, हम लोगों की कहानियाँ वो प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं। और वहाँ पे हम लोग भेजते हैं तो उसका कोई जवाब भी नहीं आता है कि अगर हमने प्रकाशित नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अच्छा ये बताइए, प्रकाशित नहीं करने का रीज़न क्या है? मनी या कुछ और? सबसे बड़ा रीज़न तो मनी ही है। और इसके बाद दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि हम अभी नए रचनाकार हैं। हालांकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नए रचनाकार है क्योंकि मेरी अभी कोई कहानी जो लंबी कहानी है, छोटी कहानी जो 1 पेज की आती हैं वो तो तमाम प्रकाशित हो गई हैं, आपने दिखाया भी। लेकिन जो लंबी कहानियाँ हैं, जो 3 या 4 पेज में एक कहानी आती है, कहानी के साथ साथ मैंने एकांकी नाटक भी लिखा है, उपन्यास अभी लिख रहा हूँ, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लंबी हैं। 3 या 4 पेज की आप कहानी के बारे में कुछ जानते होंगे या आपके दर्शक जानते होंगे, तो वो लोग जानते हैं कि कम से कम 3, 4 पेज, 5 पेज में एक कहानी आती है। तो वो जो 4 या 5 पेज है, पत्रिका के लिए जो पेज होते हैं वो सीमित होते हैं और वहाँ पे प्रकाशित कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो लोग छोटी चीज़ों को प्रकाशित करने की रुचि रखते हैं और बड़ी चीज़ों को प्रकाशित भी करते हैं। तो जो नए लोग, पॉपुलर लोग हैं, बड़े लोग हैं,
या कहानी के समझ लीजिए कि महारत हासिल कर चुके हैं, उनको दुनिया जानती है, उनको दर्शाने की कोशिश उनको छापने की, उनकी कहानी छापने की कोशिश करते हैं। हम लोगों की कहानी वहाँ पे नहीं होती है। दूसरा एक तरीका है कि अपनी कहानी को एक किताब का शक्ल दे करके हम पत्रिका न प्रकाशित करा करके पूरी अपने नाम से एक किताब ही प्रकाशित करा लें, तो किसी पब्लिकेशन से या किसी प्रकाशक से कह करके हम अपनी कहानी को एक किताब के रूप में प्रकाशित करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ लंबा चौड़ा पैसा की ज़रूरत पड़ती है, जो हम अभी स्टूडेंट लाइफ में है और उसको हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रकाशित नहीं हो पाई हमारी कहानी। लिखता भी बहुत हूँ, समझ भी बहुत है। लिखता भी बहुत हूँ और समझ भी बहुत है, मगर रोता है दिल क्यों कि कोई समझ नहीं रहा है इनको। मैंने ऐसी प्रतिभा को खोजने की तरह कोशिश की है, मैं इनको दिखा रहा हूँ। किसके लिए? आप लोगों के लिए। अगर ये स्टूडेंट हैं तो क्या इनका हक नहीं बनता है कि इनकी किताबें छपी? ये पढ़ लिख रहे हैं, ये नवोदित कलाकार हैं, क्या इनका हक नहीं बनता है कि इनकी किताबें छपें? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। यदि हाँ तो कमेंट करके बताएं कि इनकी किताबें छपनी चाहिए या नहीं छपनी चाहिए। और हमारे दर्शकों से क्या चाहते हैं आप? दरअसल जो आपने कहा कि इनकी किताबें प्रकाशित नहीं हो रही हैं और इसके लिए ये समस्याएं हैं, वो तो मैं मानता हूँ कि ये एक द्वितीयक समस्या है। सबसे प्राथमिक समस्या ये है कि आज का जो दौर है, और उस दौर में हम भी हैं और आप भी हैं, आप भी सिर्फ सुना सकते हैं और दिखा सकते हैं, लेकिन जो मैं हूँ और आपका जो दर्शक देख रहे हैं वो लोग मैं ये चाहता हूँ कि किताबों से वो लोग जुड़ें, किताबों से जुड़े, किताबों को पढ़ें और ख़ास तौर से नए रचनाकारों को पढ़ें। क्योंकि आपके जैसा कि आपने कहा, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था। ये किसी भी प्रकार से मैंने किताब का संग्रह कर लिया है तो किसी न किसी तरह से किसी भी स्थिति से इसको प्रकाशित तो करा लूँगा, करा सकता हूँ, करा दूँगा। लेकिन आपका जो दर्शक देख रहे हैं, पढ़ने वाले तो यही लोग हैं जो पढ़ करके जो हमें जो फीडबैक मिलेगा उससे मैं ज़्यादा प्रोत्साहित होऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि युवा वर्ग या अन्य वर्ग जो पढ़ने में रुचि रहते हैं वो एक बार नए रचनाकारों को भी पढ़ें और देखें कि नए रचनाकार भी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। नए रचनाकार भी अच्छी रचनाएं रच रहे हैं, लिख रहे हैं, और युवा वर्ग अधिक से अधिक किताबों को पढ़े और नए रचनाकारों को पढ़े, मैं ये गुजारिश करूँगा। दोस्तों, हमारी बातचीत हो रही थी मनीष यादव से। इन्होंने एक बात कही है कि जितने भी किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं, कम से कम एक बार नए रचनाकारों को भी पढ़ें। अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी है तो कम से कम कमेंट करें और यह बताएं कि क्या ये जो बात कह रहे थे सही है या गलत है। कृपया कमेंट करके बताएं। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस से एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी।